नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आ रही है। दोस्तों, कहां होने थे 400 पार और कहां हो गई हार। और इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से इस्तीफों की झड़ी लगने की संभावना है। दो इस्तीफों की पेशकश हो चुकी है और वो दोनों बड़े बड़े इस्तीफे हैं। पहला इस्तीफा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और दूसरा दूसरा उत्तर प्रदेश में करारी हार भारतीय जनता पार्टी के हाथ आई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी उत्तर प्रदेश में चुनाव बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन से हार गई और उसके बाद हार की समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब किया गया। कोट माय वर्ड्स, दिल्ली तलब किया गया। और दिल्ली में तलब किए जाने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बतौर न्यूज एजेंसीज, बतौर आज तक, ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि इस्तीफे की पेशकश कर दी है भूपेंद्र चौधरी ने। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हार का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष केवल है, या फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह हार के जिम्मेदार क्यों नहीं है, नरेंद्र मोदी हार के जिम्मेदार क्यों नहीं है, या फिर और जो लोग इस चुनाव को सामने से लीड कर रहे थे वो हार के जिम्मेदार क्यों नहीं है। क्या ये आनन फानन में अचानक किसी के ऊपर एक नारियल फोड़ देने जैसा है कि अगर हार गए हैं तो किसी एक का इस्तीफा ले लिया जाए या किसी एक से इस्तीफा मांग लिया जाए या उससे इस्तीफे की पेशकश करा दी जाए और इतिश्री कर ली जाए कि भैया हार गए तो इनका इस्तीफा हो गया। जिन लोगों की वजह से हारे, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी, वो भी अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच में इधर से उधर इनके समर्थकों के बीच में बयानबाजियां जारी हैं, तलवारें खिंची हुई हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक का बयान बहुत भयानक तेजी से वायरल है, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ का बचाव करते हुए अमित शाह पर हार की पूरी जिम्मेदारी डाल रहा है और यह आरोप भी लगा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में ठेके गुजरातियों को मिल रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में दुकानें गुजरातियों को मिल रही हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे और काम के ठेके हो, तो फिर उत्तर प्रदेश में हार की जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए। इस तरीके के बयान आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री खुले तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी गरिमा और पद के हिसाब से भाषण में बयानबाजी करनी चाहिए, बयान देने चाहिए। तो किसको कह रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को यह बात कही जा रही है कि उन्होंने जिस तरीके से झुमका, बाला, बिछिया, मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुजरा, ये सब उन्होंने इतने दिन में इन सब वाक्यों और शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या अब उत्तर प्रदेश की भाजपा और दिल्ली की भाजपा के बीच तलवारें खिंची हुई हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो खबरें आ रही थी और जिन खबरों को सबसे ज्यादा चुनावों में हवा दी केजरीवाल ने, कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। तो क्या इस वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर होने दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, मोदी की भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर होती जाएगी तो फिर इनके पास वो पावर नहीं बचेगी कि योगी आदित्यनाथ को ये हटा सकें? क्या ये था? या संविधान बचाने के लिए जनता उतर आई, क्या ये था? कारण कई सारे हैं। ठाकुर समाज नाराज था, ठाकुर समाज ने एटलीस्ट लास्ट में जाके योगी आदित्यनाथ को सेव कर लिया। नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा झटका लगा, बहुत, ये सपने में भी नहीं सोचा था जिस तरीके की करारी हार उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है। आज इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत शुक्ला जी मौजूद हैं। चंद्रकांत शुक्ला जी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरों पर, राजनीतिक डेस्क पर बहुत कड़ी निगाह रखते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। कई सारे न्यूज चैनलों में काम करके चंद्रकांत जी अब यहाँ हैं। और मयंक मिश्रा जी हैं। मयंक मिश्रा जी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को कायदे से समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं और कौन सी हवा बयार किधर से चली है, किधर डुली है, इनको सब कुछ खबर है, सब मालूम है। 24 घंटे ये लोग नेताओं के संपर्क में रहते हैं। आप सबसे पहला सवाल ये कि चंद्रकांत जी, उत्तर प्रदेश के का जो प्रदेश अध्यक्ष है
उनका इस्तीफा लेकर क्या होगा? क्या आपने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के भीतर इस लोकसभा के चुनाव में भूपेंद्र चौधरी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो, आगे हो, सेनापति को कुंडल कवच पहनकर आगे हो, लड़ रहे हो कि नहीं ऐसी की तैसी कर देंगे? लड़ तो अमित शाह रहे थे, फिर इस्तीफा भूपेंद्र चौधरी का क्यों लिया जा रहा? अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा चंद्रकांत जी? या फिर वो इस्तीफे की पेशकश क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हार जब मिली है उत्तर प्रदेश में, और ये हार नहीं जिसको शिकस्त कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2019 का जो परिणाम था, 2024 का जो परिणाम है, वो हर कोई देख रहा है। अब हार का ठीकरा किसी न किसी पर फूटेगा, किसी न किसी पर तो ये आरोप मढ़े जाएंगे कि हार के जिम्मेदार आप हैं, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफे की पेशकश कर दीजिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में यही स्थिति बन रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी जिस जनपद से आते हैं, उस जनपद का नाम मुरादाबाद है, और मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी से रुचिवीरा सांसद बनी है। एक बात, भूपेंद्र चौधरी ने जिस तरह की खबरें आपने बताई हैं, जो चर्चाएं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हैं कि भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, और इसलिए भी कर दी है ताकि विपक्ष ये आरोप न मढ़ने पाए कि भाई उत्तर प्रदेश में हार का जिम्मेदार कौन है। क्या हार की जिम्मेदारी पूर्व गृह मंत्री अमित शाह लेंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, सिनेरियो बहुत तेजी से बदला है। मुख्यमंत्री योगी लगातार एक्टिव हो गए हैं, दर्जनों मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली जाकर जो मीटिंग हुई है, जो जेपी नड्डा के सामने हुई है, जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। देखिए, संगठन के स्तर पर कई खामियां उत्तर प्रदेश में रही हैं, इस बात से इंकार नहीं किया। चंद्रकांत जी के नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो गई है। आ गए चंद्रकांत जी आ गए। चलिए बताइए बताइए बताइए, मैं आप मैं बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि कार्यकर्ता की जो बात नहीं सुनी गई, कार्यकर्ता का फीडबैक नहीं लिया गया, कार्यकर्ता की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, और कार्यकर्ता तो हम्म। छोड़िए भरत जी, विधायकों तक की बात उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक नहीं सुनी गई है, उनके उनके भी काम नहीं हुए हैं। तो ये एक हाँ पूरी हाँ। ये नाराजगी है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, संगठन भी नाराज है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना वक्त हो गया, अभी तक तमाम आयोग और निगमों में नियुक्तियां नहीं हो पाई, तो वरना हम तो भूपेंद्र चौधरी ना 3 में थे ना 13 में थे, तो इस्तीफे की पेशकश वो क्यों कर रहे हैं? और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम, बेचारा एक आदमी जो किसी प्रदेश का सीएम रह चुका हो, उसको उठाकर डिप्टी सीएम बना दिया, और देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं महाराष्ट्र से कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, और इस्तीफा ले नहीं रहे लोग। देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि आप पर दबाव बनाया जा रहा हो कि आप खुद इस्तीफे की पेशकश कर दीजिए, वो तो बात समझ में हाँ आती है। दूसरा हाँ। ये कि इस्तीफे की पेशकश करने वालों से इतिहास है कि 99% रिजाइन लिए नहीं गए। नहीं तो पूरी दुनिया और जनता ये जानना चाहती है चंद्रकांत जी, जब जब चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है कि भाई वो चाणक्य हैं, वही सब करते हैं, जब जीतते हैं तब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और जब हारते हैं तब ये भूपेंद्र चौधरी, तब ये देवेंद्र फडणवीस, तब ये जेपी नड्डा, ये क्या है? ये इस खेल को समझाइए जरा। देखिए, एक बड़ी तगड़ी लाइन चलती है लोगों के बीच में कि जीत गए तो मोदी मोदी, वरना जिम्मेदारी नड्डा जी की होगी। तो अब आप, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगले 24 से 48 घंटों में नड्डा जी भी इस्तीफे की पेशकश कर दें कि ओह। मैं भी हार की जिम्मेदारी लेता हूं और मैं भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहा हूं। हालांकि वो करेंगे हाँ क्या, वो खुद एक्सटेंशन पर चल रहे अध्यक्ष हैं, उनका तो कार्यकाल हाँ बढ़ाया गया है चुनाव की वजह से। हाँ। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा में आपको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने को मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में आज नहीं तो 1 महीने बाद आपको उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेगा। ये संगठन के स्तर पर कई बदलाव किए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हार का ठीकरा फोड़ना है तो हार का ठीकरा इसी तरीके से फूटेगा। और अगर आप जिम्मेदारी तय हम्म करना चाहते हैं, अगर आप ये जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि रायबरेली में पूरी ताकत किसने झोंकी थी, जौनपुर में पूरी हम्म। ताकत किसने झोंकी, प्रतापगढ़ में अमित पूरी शाह ने। ताकत किसने झोंकी। बिल्कुल अमित शाह ने। बिल्कुल, इस देश में हम्म। अमित शाह ने उत्तर, मुझे लगता है जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में की है, उतनी मेहनत अमित शाह ने किसी राज्य में नहीं की, क्योंकि 2014 के पहले उनको प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया था हम्म। नरेंद्र मोदी के लिए, जमीन तैयार करने के लिए। वो उसमें हम्म। कामयाब रहे, वो उसमें कामयाब हम्म। रहे। लेकिन वो जिस अपनी सेना के दम पर कामयाब रहे, वो पूरी सेना आज उत्तर प्रदेश से नदारद है। आज वो सेना हम्म। उत्तर प्रदेश में नहीं है। राधा हम्म। मोहन सिंह इस उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, आज वो नहीं है। हम्म। सुनील बंसल हुआ करते थे, आज वो नहीं है। हम्म। आप जिस संघ के साथ से नड्डा जी ने इनकार किया, उसका एक बड़ा नाम दत्तात्रेय होसबोले,
उत्तर प्रदेश के हाँ कई मामलों में दखल देते थे, बैठ के करते थे, लेकिन उस हाँ चुनाव में उनकी भी कोई भूमिका नजर नहीं आई। रामलाल जी हाँ संगठन का बहुत बड़ा नाम है भाजपा में, हाँ लेकिन आज रामलाल जी भी नदारद रहे उत्तर प्रदेश से। तो हाँ गलतियां तो हुई हैं। अब लेकिन हाँ क्योंकि पूरी ताकत अकेले अमित शाह ने झोंकी, पूरी ये हाँ। अगर इसी उत्तर प्रदेश में नहीं भारतीय नहीं, जनता अब पार्टी। ये बताइए, पूरी ताकत अमित शाह ने झोंकी या अमित शाह ने सबको साइडलाइन करके चुनाव खुद लड़वाया, टिकट खुद बंटवाए? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यहां सुनने में आ रहा कि बंटवारे में, टिकट बंटवारे में कुछ चली नहीं, उनसे पूछा नहीं गया किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। जिसका एक उदाहरण जौनपुर है, कृपा शंकर सिंह कहां से लाए गए? महाराष्ट्र से उठाकर लाए गए कृपा शंकर सिंह। और भी कई ऐसे टिकट हैं जिनकी जानकारी आपको है। तो जब उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछा नहीं गया तो इस्तीफा उत्तर प्रदेश के लोगों से क्यों? देखिए मैं आपसे बताऊं कि आपने बिल्कुल ठीक बात की। अमित शाह ने ताकत झोंकी किस लिहाज से? अगर आप सोचिए इसी उत्तर प्रदेश में 70 सीटें आ जाती तो भी एक लड़ाई छिड़ती, वो लड़ाई छिड़ती क्रेडिट की। आज तो हम्म डिमेरिट्स पर बात हो रही है, तब बात होती हम्म कि हमने जिता दिया, हमने जिता दिया, हमने जिता दिया। आज उसकी बात हाँ नहीं हो रही है। और जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं, जौनपुर, बलिया, श्रावस्ती, ये तीनों वो सीटें थी जहां अमित शाह की मर्जी से टिकट दिए गए। नृपेंद्र मिश्रा जैसा बड़ा नाम, राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन, और बेटा चुनाव हार गया श्रावस्ती में। बलिया में नीरज शेखर लाए गए, उनको सिर्फ तो ये उनको गुमान था। योगी जी ने तो टिकट दिया नहीं होगा। नहीं नहीं, जो मेरी नृपेंद्र जो मिश्रा के जो बेटे को तो योगी जी ने टिकट दिया नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उनकी जो कड़ी कटिया जहां से लगी है वहीं से मिला होगा टिकट। बिल्कुल, वो दिल्ली के टिकट से, वो हर कोई जानता है। बलिया का टिकट दिल्ली का। अच्छा, अगर भाजपा का एक नेता अगर आपत्ति करता है कि नीरज शेखर राज्यसभा के सांसद हैं, इनको लोकसभा का टिकट क्यों दिया जा रहा है, हाँ लेकिन उस आपत्ति को अनसुना किया जाता है, नीरज शेखर को चुनाव लड़ाया जाता है, और नतीजा क्या है? नीरज शेखर चुनाव हार गए। हाँ पर नीरज शेखर दोनों स्थितियों में फायदे में है। सांसद तो वो हाँ है ही राज्यसभा के, लोकसभा जीत जाते तो राज्यसभा से इस्तीफा दे देते। देखिए ये क्या है ना, आप इस स्थिति को समझिए। यहां पर लड़ाई सिर्फ ये है कि एक चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 से 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी चाहते थे। अपने हम्म मतलब वो भाजपा के उन लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते थे, क्योंकि वो 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी जिलों के नेताओं को जानते हैं, अच्छी तरह से हम्म जानते हैं कौन कितना हम्म कैपेबल है, किसकी क्या मेरिट्स है, किसकी क्या कमियां हैं। लेकिन हम्म उस लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। आप 80 की हम्म 80 सीटों पर देखिए योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी किस सीट पर है। आप गोरखपुर की सीट छोड़ दीजिए, रवि किशन वहां हम्म सिटिंग सांसद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हम्म और अगर गोरखपुर से हम्म रवि किशन लड़े तो जीत कर भी आए। हम्म घोसी, गाजीपुर हम्म और चंदौली में तो भारतीय जनता पार्टी हार हम्म गई। हम्म घोसी की सीट पर योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को टिकट दिया जाए। उनकी ये हाँ व्यक्तिगत इच्छा थी कि राजभर को एक सीट दे दी जाए, वो सलेमपुर हम्म की सीट दे दी जाए। हाँ लेकिन वो बात हाँ भी नहीं सुनी गई। और घोसी का नतीजा क्या हाँ हुआ? हाँ गाजीपुर में पारसनाथ राय को लड़ाने की इच्छा योगी आदित्यनाथ की कतई नहीं थी, कतई नहीं हाँ थी। उनका मन वहां पर किसी विधायक को चुनाव लड़ाने का था, कि कोई सिटिंग एमएलए वहां से चुनाव लड़े। नहीं हुआ। हाँ अब लोग तो ये भी हाँ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मनोज सिन्हा ने जानबूझकर पारसनाथ राय को टिकट दिलाया, ताकि पारसनाथ राय कमजोर प्रत्याशी हैं, चुनाव हार जाएंगे, अगली बार दावा नहीं करेंगे, और अगली बार वो बड़े आराम से अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी कर देंगे कि अगर हमारे बेटे ओहो, को टिकट इतना लंबा मिलता है। गेम प्लान चल रहा। ये बहुत लंबा गेम प्लान है। देखिए उनको लगता है कि 2 बार अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए, 19 और 24, तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी 29 में, और सामने कोई लड़ने की हिम्मत करेगा नहीं, तो हम अपने बेटे को चुनाव लड़ा देंगे और चुनाव जिता देंगे, हम्म और लॉन्चिंग भी हो जाएगी। देखिए राजनीति हम्म में फैसले कभी कभी आज के हिसाब से नहीं, कभी कभी आगे 10 साल के हिसाब से लिए जाते हैं। तो मनोज हम्म सिन्हा ने वो किया, लेकिन योगी नहीं चाहते थे कि मनोज सिन्हा, ये पारसनाथ राय का वहां पर टिकट हो। वो जानते थे कि हम्म अफजाल अंसारी के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। ही इज अ हम्म डमी कैंडिडेट। लोग तो खुला हम्म लिख रहे हैं कि पारसनाथ राय डमी कैंडिडेट थे। लेकिन क्या हम्म हुआ? नहीं सुनी गई। चंदौली हम्म जब आपने टिकट काटे, और आप देखिए एक बड़ा अच्छा सिनेरियो मैं बताऊं, भारतीय जनता हम्म पार्टी पता नहीं क्यों इस पर रिसर्च नहीं कर पाई। भारतीय हम्म जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिन 15 नए चेहरों को उतारा, उनमें से 9 हम्म चुनाव जीत गए। 9 चुनाव जीत गए। यानी अगर हम्म भाजपा उत्तर प्रदेश में ज्यादा टिकट काटती तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर खत्म होता, वो कामयाब हो सकती थी, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं किया। भाजपा इन्होंने विरोधी मारे दल, डर के नहीं काटा, इन्होंने मारे डर के नहीं काटा। इनको डर ये था कि हम टिकट काट देंगे तो वो आदमी विरोध करेगा। अच्छा ये हुआ भी। हम्म बाराबंकी में इन्होंने 2 लोगों को किनारे किया, एक को आश्वासन देकर हम्म उसको भी टिकट नहीं दिया। बाराबंकी की सीट ये हार गए। असल में हम्म मोटा मोटा बात ये पीडीए फॉर्मूले को इन्होंने, हम्म इंडिया गठबंधन और अखिलेश के फॉर्मूले को जितना हल्के में लिया, और इन्होंने हम्म हद तक हल्के में लिया। इनको लगा कि जैसे वो आए थे 2 लड़कों की जोड़ी,
जैसे बुआ और बबुआ वैसे ही ये वाला भी होगा। लेकिन ये वाला क्या हुआ, बैकफायर कर गया, ये मास्टर स्ट्रोक बन गया। इन्होंने एक्चुअल बात ये है कि इन्होंने राहुल और अखिलेश की जोड़ी को सीरियसली लिया ही नहीं। इनको लगा कि हवा हवाई चुनाव है, ये लोग ऐसे ही लड़ेंगे, निकल जाएंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये इनका फैसला इनको बैकफायर कर गया। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ सीटों के बारे में, अगर जैसे मोहनलालगंज की सीट थी, वहां पर अगर भाजपा प्रत्याशी चेंज कर दिया जाता तो भाजपा को कुछ फायदा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। वो प्रत्याशी चेंज करने का प्रोसेस नहीं हुआ। इसके साथ कई सीटें थी, जैसे महेंद्र नाथ पांडे, अगर महेंद्र नाथ पांडे का टिकट चंदौली में काटा जाता और उनकी जगह किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाता तो वो चीज ठीक हो सकती थी। क्योंकि होता क्या है, जब एंटी इनकम्बेंसी भरत जी होती है तो उस व्यक्ति से होती है। जनता को ये लगता है कि ये व्यक्ति दर्द, देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, पहले चरण से कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार लंबी हो गई, 10 साल की हो गई। तो नहीं, अगर एंटी इनकम्बेंसी तो ठीक है, ये एनालिसिस तो हम बात कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि अमित शाह ने इतने दिनों तक उत्तर प्रदेश में, अमित शाह रहे, सबसे ज्यादा वक्त दिया, आप ये कह रहे हैं। अमित शाह ने रायबरेली के भीतर एक समाजवादी पार्टी के विधायक के घर गए, वहां वहां बिठाया, जाके वहां सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश की, फिर भी अमित शाह फेल रहे। अमित शाह के ट्रैक रिकॉर्ड पर कोई नजर नहीं डालना चाहता, देखना चाहता कि अमित शाह को चाणक्य बना दिया गया तो फिर बता दिया गया। फिर कहां चली गई आपकी चाणक्यगिरी? आपने महाराष्ट्र के भीतर इतनी इतनी तोड़फोड़ हुई, आपने आपने जो है एनसीपी एनसीपी टूटी, और शिंदे की पार्टी शिवसेना टूटी, शिंदे बने, उद्धव की पार्टी टूट गई। इतनी तोड़फोड़ करने के बाद भी आपके हाथ लगा क्या? व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि आज की तारीख में आपके विधायक भी भाग रहे हैं, इधर से उधर जो सरकार में विधायक हैं इधर से उधर हो रहे हैं। आपको खबर होगी चंद्रकांत जी, विधायक भी भाग रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार भी खतरे में बताई जा रही है, और महाराष्ट्र में आप लोकसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए, आपके हाल बेहाल हो गए। तो फिर तोड़ फोड़ का फायदा क्या निकला? तोड़ फोड़ तो तब अच्छी मानी जाए जी जब आपका कोई फायदा हो। आपने विधानसभा में वहां पर सरकार बनाने के चक्कर में इतनी बड़ी तोड़फोड़ की, क्या क्या नहीं हुआ। गेस्ट हाउस में लेकर गए, हवाई जहाज से लेकर गए, यहाँ आपके अपने गुजरात से हवाई फ्लाइट उड़ाई, फिर कहां कहां लेकर गए, और इतना सारा कांड होने के बाद भी आखिर में हाथ लगा क्या? ढाक के तीन पात, फिर भी आप चाणक्य वाए, फिर भी आपका इस्तीफा मांगने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा कि जब सब संभाला आपने, जब सब कुछ किया आपने, तो इस्तीफा आप क्यों नहीं देंगे जी? इस्तीफा दीजिए जी। आपको तो नैतिक आधार पर खुद ही इस्तीफा देना चाहिए कि भाई हमारी वजह से ऐसा ऐसा हुआ। अब हम तो कोई नहीं होते इस्तीफा मांगने वाले, लेकिन जब छोटे छोटे प्यांदे कुर्बान करने के लिए कि इस्तीफे की पेशकश इन्होंने कर दी, इस्तीफे की पेशकश फडणवीस ने कर दी, तो जो जिम्मेदार हैं उनको नहीं करनी चाहिए मयंक जी इस्तीफे की पेशकश क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए भरत जी, इसमें जब से ये हारे हैं तब से सवाल उठने लगे हैं। अभी आप नंदकिशोर गुर्जर को जानते ही होंगे, बड़ा नाम है, काफी फायर ब्रांड नेता हैं। उन्होंने कहा नहीं, है एक कि चीज और मैं आपको थोड़ा टोकूंगा, एक चीज और, जब आप ये चीजें करवा रहे थे बिना किसी की जानकारी की, ये चीजें तो होती नहीं है कि लल्लू सिंह उठे, मुंह उठाए, इन्होंने कह दिया 400 सीटें मोदी जी को क्यों चाहिए, क्योंकि उनको जो है संविधान में फेरबदल करना है इसलिए चाहिए। आपके तमाम और नेता ये बात कह रहे थे संविधान में फेरबदल, या तो आप हवा का रुख भापना चाहते थे कि भाई ये कहते हैं कि हमने 370 हटाई थी, लोगों ने कहा कि वाह 370 हटा दी, वाह इनके जैसा पैदा नहीं हुआ। हमने राम मंदिर बना दिया, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना, लोग वाह 500 साल में जो नहीं हुआ वो करके दिखा दिया। तो इनको इस बार भी ये बात लगी कि हम अगर ऐसी ऐसी चीजें फैलवाएंगे या ऐसी चीजें, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप ये देखिए कि कोई बिना आला कमान की मर्जी के एक शब्द तक नहीं बोलता, एक शब्द तक नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी ने तो एक बीच में कह दिया था कि बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए, साक्षी महाराज उसके बाद जो है एकदम डाउन पड़ गए, प्रज्ञा ठाकुर एकदम डाउन पड़ गई, कुछ कुछ नहीं बोली। तो ये क्या आपकी मर्जी के खिलाफ बयानबाजी चलते चुनाव में दे रहे थे, जिनको आप टिकट भी दे रहे थे, जिनको आप चुनाव भी लड़ा रहे थे, और वो सब ये बात कह रहे थे कि 400 सीटें किस लिए चाहिए, क्योंकि संविधान जो है उसमें फेरबदल करनी है। तो इसका मतलब आपकी मर्जी रही ना होगी, कहीं ना कहीं तो शामिल रही होगी, नहीं तो आपको मंच से कहना चाहिए था कि ये जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, टिकट काट देंगे हम इनका, ये बात नहीं है, कहना चाहिए था। कहीं ना कहीं मंशा होगी कि कुछ ना कुछ करेंगे, ज्यादा सीटें आ जाएंगी, हमने इतना इतना किया, लोगों ने कहा कि वाह इनके जैसा कोई हुआ नहीं करने वाला, तो संविधान भी बदलेंगे तो लोग कहेंगे कि वाह
इनके जैसा कोई हुआ नहीं। 1000 साल तक याद किया जाएगा, मोदी जी ने बोला था 1000 साल तक याद किया जाएगा। और इस सरकार में बहुत विस्फोट होगा, क्या बोले थे कि बहुत बहुत कुछ बड़ा होने वाला है नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल बोले थे कि अगले तो 6 ये महीने में बहुत बड़ा राजनीतिक अति परिवर्तन। बिल्कुल। आत्मविश्वास तो नरेंद्र मोदी अ, और अमित शाह का रहा ना, जो भारी पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल भरत जी, अति तो इस्तीफा आत्मविश्वास ही है भरत यादव क्योंकि दे दे देखिए, क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए अमित शाह को ये लगा कि पिछली बार की तरह, अगली बार की तरह हम हर जगह जो चाणक्य नीति कही जाती है, चलते हैं, हम पास हो जाएँगे। उन्होंने चाहे रायबरेली में बैठक करनी हो, बस्ती में शामिल कराना हो, चाहे वो जौनपुर में शामिल कराना हो, हर जगह वो खुद लीड लिए। रैली में मंच पे सीधा शामिल कराए, लेकिन उसका सीधा उलट पड़ा। तकरीबन 7 सीटें जहाँ पर अमित शाह, मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी में खुद एक्टिव रहे और शामिल हुए विपक्ष के बड़े नेताओं को, वो सब सीटें हार गए बीजेपी, कोई सीटें नहीं जीती हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठेगा और अभी तक आप दबा सकते थे, लेकिन अब दबा नहीं सकते हैं। कितने बीजेपी के उत्तर प्रदेश में भी 7 मंत्री चुनाव हारे हैं ना, 7 मंत्री। बिल्कुल 7 मंत्री, 7 केंद्रीय मंत्री, 2 राज्य मंत्री, और 9 देश में पूरे 17 मंत्री इनके हारे हैं। टोटल जी 19। 19 मंत्री इनके हारे हैं। जी, सोचिए क्या हालत है इनकी। बस वही है कि अब देखिए भरत जी, अभी तक लग रहा था कि हम बोलेंगे सब सुनेंगे, लेकिन अब पार्टी और में भरत जी आवाजें उठने लगी हैं। एक और जरूरी बात है कि जिन लोगों ने, जिन सांसदों ने संविधान बदलने की बात की थी, वो तीनों, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े और लल्लू सिंह, तीनों चुनाव हार गए। तो इसका मतलब अब की संविधान बचाया, जनता ने संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा, और ये जो निरंकुशता थी इसको खत्म करने के लिए चुनाव चुनाव जनता ने लड़ा है। क्योंकि देखिए, क्योंकि विपक्ष में तो मादा था नहीं। विपक्ष तो शुरुआत में चाय के पैसे खोज रहा था कि हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं है, हमारे पास ट्रेन से जाने के पैसे नहीं है। जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने देखिए, जनादेश दिया। ये शायद पहला चुनाव होगा, या पहले ऐसा कोई चुनाव हुआ तो हमें स्मरण में नहीं होगा, लेकिन ये हम्म पहला चुनाव होगा जब जनता ने विपक्ष को ट्रैक दिखाया है कि इस हम्म मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। और आप हम्म। देखिए, दूसरे चरण तक जो विपक्ष सुषुप्तावस्था में था, जब उसको लगा कि नहीं, जनता में आक्रोश है, रैलियों में जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, तब इन्होंने उन मुद्दों को उठाना शुरू किया है। और अगर इस करंट को विपक्ष के तमाम नेता पहले से भांप लेते, पहले चरण से भांप लेते, तो ये नतीजा चलिए और वो भी बात तो ज्यादा। अलग है, लेकिन आज हम चर्चा जो कर रहे हैं इस पर कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन, असली जिम्मेदार कौन है। मयंक जी बताइए, नहीं, असली बिल्कुल जिम्मेदार देखिए, कौन है? असली ज़िम्मेदार वही है जिसने पूरे यूपी में लीड लिया, जिसने सबसे ज़्यादा रैलियाँ की, जिसने सबसे ज़्यादा विपक्ष के नेताओं को शामिल करा, वही लीड है, वही ज़िम्मेदारी लेगा। हमें तो नहीं लगता भूपेंद्र जो आज आप खबर दे रहे हैं कि इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, उनकी किसी रैली में, किसी मंच से बड़ी स्पीच सुनी हो या किसी नेता को शामिल कराया हो। छोटे-मोटे नेताओं को छोड़ दें तो। नहीं, ज़्यादातर उसमें एक और नेताओं को बात है, हम उसमें एक और बात है कि उत्तर प्रदेश में भरत जी जो ज्वाइनिंग हो रही थी बीजेपी में, उसकी एक कमेटी बनी थी, ज्वाइनिंग कमेटी। उस ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन थे ब्रजेश पाठक। यानी भाजपा में जो भी ज्वाइन हो रहा था, वो ब्रजेश पाठक की मर्जी से ज्वाइन हो रहा था। ब्रजेश पाठक ने ही राजकिशोर सिंह को ज्वाइन कराया, और ब्रजेश पाठक ने ही तमाम बड़े बड़े नेताओं, छोटे छोटे नेताओं, गांव के प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, टाउन एरिया के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, इनको पकड़ पकड़ करके भाजपा के कार्यालय में ब्रजेश पाठक ने पटका पहनाया है। और उनके साथ जेपीएस राठौर मौजूद रहते थे, जो सहकारिता मंत्री हैं। तो जिम्मेदारी तो इन लोगों की भी तय होनी चाहिए। नहीं, एक चर्चा तो ये भी चल रही है, जो केजरीवाल ने ये बात कही। केजरीवाल ने ये कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे ये लोग अगर 400 सीटें लेकर आए। तो दूसरी चर्चा अब ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मायावती जी का जो वोट है वो ज्यादातर शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, आप कह लीजिए इंडिया गठबंधन में मायावती जी का वोट बहुत शिफ्ट हुआ है संविधान बचाने के नाम पर। तो अगर इस वोट बैंक को वापस लाना है तो योगी आदित्यनाथ जी को हटाकर कोई दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाया जाए, जिससे इस डेंट को भरा जा सके। इस तरीके की जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या दलित मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बना देती है तो मायावती जी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगा देंगे क्या? देखिए भरत जी, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास दलित नेताओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप ये हम्म बात कह रहे हैं तो मैं इस बात में एक और बात जोड़ दूं कि दलित नेताओं की कोई कमी नहीं है। तमाम हम्म सुरक्षित सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत करके आए हैं, और अब तो हम्म दलित नेता कौशल किशोर भी खाली हो गए हैं। एक बात। हम्म। दूसरी बात यह है कि नहीं तो उत्तर कौशल प्रदेश, किशोर की छंती कहाँ है ना, योगी आदित्यनाथ ग्रुप के कहाँ है वो? नहीं, अब छनने की जरूरत नहीं है भरत जी। अब तो हाँ। ये अब तो ये आप समझिए कि मटके से निकाली हुई पर्ची का गेम है
कि जो पहले अब आ जाए उसको करे। हालांकि ये बहुत अभी ज्यादा ये चर्चाओं वाली खबर है। मैं लेकिन नहीं नहीं, इस बात की कि बहुत आज ट्रेंड हो रहा था, आज तो ट्रेंड हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर ट्रेंड हो रहा था। तो लोग ये चर्चा, मैं चर्चाओं पर बात कर रहा हूं, मैं कोई खबर नहीं दे रहा हूं। मैं जो देखिए जो ट्रेंड बना, परिणाम आने के बाद जो ट्रेंड बना वो ये ट्रेंड बना कि पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। तो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का वोटर था वो दो धड़ों में बट गया। उसी दिन से दो धड़ों में कुछ इस तरह बटा, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जगह जगह जो बटा, उसने ये कहा कि एक तरफ एक पक्ष कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी की सुनी नहीं गई, योगी आदित्यनाथ जी की सुनी जाती तो परिणाम कुछ दूसरे होते, और उसमें तमाम एपिसोड पॉइंट वाइज जोड़े गए कि राजा भैया को योगी मैनेज कर सकते थे, नहीं करने दिया गया। दूसरा ये कहा गया कि गुजरात के तमाम ठेकेदार उत्तर प्रदेश के कामों में हावी हो गए थे। लखनऊ से लेकर बनारस तक जो तमाम सड़क, पट्टे, पुल काम चल रहे थे उसमें ठेका गुजरात के लोगों के पास था। तो उत्तर प्रदेश का ठेकेदार वर्ग उनसे नाराज था। और ये ठेके किसके कहने पर दिए जा रहे थे? नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए वाराणसी में उस लीड को कहा गया 10 लाख से प्रधानमंत्री जीतेंगे इस बार। उस लीड को बढ़ाने के लिए 100 नेताओं ने कैंप किया है वाराणसी में, 100 नेताओं ने, जिसमें दर्ज एमएलसी एमएलए की तो बात छोड़ दीजिए आप, वो तो मतलब कि गिनती में नहीं थे। तमाम केंद्रीय मंत्री, सहयोगी दलों के नेता, खुद अमित शाह काशी विश्वनाथ में अक्सर पूजा करते नजर आ रहे थे कि माहौल बन जाए मोदी जी के लिए। लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव बदला है, जिस तरीके से अजय राय को वोट मिला है, और शुरुआती 3 राउंड तक प्रधानमंत्री 7-7, 8-8 हजार वोटों से पीछे रहे हैं और अजय राय लीड कर रहे थे वहां पर, तो इसने भी बता दिया कि देखिए चीज। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है भरत जी, वाराणसी में 1 लाख वोटर जो है इस बार वो फर्स्ट टाइम वोटर नया जुड़ा था। उनमें से 70,000 जो है, 70,000 के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट गया है। ये वहां के ट्रेंड्स बताते हैं। प्रधानमंत्री का वोट भी घटा है पिछली बार से इस बार, और लीड भी घटी है इस बार। यानी आप देखिए कि नैरेटिव, और ये तब घटा है जब निर्दलीय प्रत्याशी घटा दिए। निर्दलीय प्रत्याशी अब की बार ना के बराबर लड़ने दिए इन लोगों ने, बिल्कुल बचे ही नहीं, 41 के बजाय 5। अब आप सोच सकते हैं, आप 41 पिछली बार लड़े थे, इस बार 5 ही लड़ने दिए केवल, बाकी पर्चा नहीं भरने दिया। तो वाराणसी और भरत जी, सिर्फ वाराणसी की बात नहीं है, पूरा पूर्वांचल हिला के रख दिया इंडिया गठबंधन ने। आप पूर्वांचल को देखिए, जहां तक आप देख सकते हैं, आजमगढ़, लालगंज, घोसी में, गाजीपुर में, चंदौली में, सलेमपुर में, जहां आप देखिए, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा जिसको कहते हैं, जौनपुर में, मछली शहर में, रॉबर्ट्सगंज में क्या हुआ है, हालत खराब कर दी इंडिया गठबंधन ने। और उसके बाद अब जिम्मेदारी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी तो, जिम्मेदारी की बात तो चलो कर ली चर्चा इस पे, क्योंकि बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन जो ये बात है, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि कोई दलित मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनता है, तो क्या मायावती जी की राजनीति को, मायावती जी का वोटर खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा? क्या बीजेपी को जो ये चीज क्या सही बैठ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री हो जाएगा? तो ये जो डेंट लगा है सपा की तरफ या इंडिया की तरफ जो गया है वोटर, दलित वोटर, वो वापस बीजेपी की तरफ आ जाए, क्योंकि भैया लो हमारा दलित मुख्यमंत्री बन गया तो हम तो बीजेपी के साथ रहेंगे। अगर मायावती जी के साथ रह सकता है तो दलित मुख्यमंत्री के साथ भी रह सकता है। नहीं, मैं भरत जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी असहमति जताऊंगा इस पर। इस असहमति इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है। और अगर पिछड़ा बनाए तो? हाँ, पिछड़े के साथ बचा सकता हूँ, पिछड़ा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पिछड़े के साथ में दलित वोटर जाएगा क्यों? तो पिछड़े तो अखिलेश यादव भी हैं यहाँ, पिछड़े में तो बंटवारा है ही है उत्तर प्रदेश के भीतर। नहीं, बात इसकी नहीं है। आपको केशव है ही नहीं है पिछड़े, तो फिर पिछड़े में होगा क्या इतना? आपको पिछड़ों में भी देखना पड़ेगा कि आप पिछड़ों में किस जाति को बना रहे हैं, किस जाति को बना रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स बहुत ठीक ठाक संख्या में हैं, तो क्या आप किसी कुर्मी नेता को यहाँ पर लाएंगे? किसी सचान को, किसी पटेल को क्या आप नेता बनाएंगे उत्तर प्रदेश में? पहली बात, केशव मौर्य के बनाने से नहीं होगा। केशव मौर्य कुर्मी बिरादरी से नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप किसी ऐसे नेता को बनाएंगे? यादव की बात आप छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी से, कल्याण सिंह लोधी बिरादरी से मुख्यमंत्री थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश में। राजनाथ सिंह ठाकुर, योगी आदित्यनाथ ठाकुर,
कल्याण सिंह लोधी बिरादरी से आते थे, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी वैश्य मुख्यमंत्री भी बना चुकी है, राम प्रकाश गुप्ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, एक बात आपकी ठीक है कि दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया, दूसरी बात यह है कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी नहीं दिया। तो ये भी एक नाराजगी है। देखिए आज की तारीख में दलित वोटर्स जो है वो मायावती से छिटक चुका है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 5 से 6% जो जाटो वोटर्स है, जो मायावती का कोर वोटर है, वो इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। देखिए मैं दलित मुख्यमंत्री बनाने की गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों की पार्टी कहा जाने लगा। अब भारतीय जनता पार्टी इस स्टेज में आकर अगर दलितों का मुख्यमंत्री लाती है तो फिर ना उनको दलित तो पूरे मिलेंगे ही नहीं, पहली बात, क्योंकि दलित चाहे जितना छिटक जाए वो मायावती के साथ आज भी जाता है, वो इंडिया गठबंधन में बटा है। आज की तारीख में दलितों की स्थिति आप ये समझिए, दलितों ने ये देखना शुरू कर दिया है कि हमारी जाति का जहां प्रत्याशी है वहां हम उसके साथ जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं, दलितों को एक और विकल्प मिल गया है, तो दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी ये गलती क्यों करेगी। इससे ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि वो चंद्रशेखर को बैकडोर से सपोर्ट करके अपने अलायंस में शामिल करे भविष्य के लिए, 2027 के लिए। मैं कह रहा हूं, संजय निषाद को, राजभर को, अनुप्रिया को, जयंत को करके देख लिया, अब चंद्रशेखर को सपोर्ट करके उनको साथ ला करके देखें, ये भी एक प्रयोग हो सकता है। और अगर आप दलित की ही बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास दलित तमाम है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री बदल सकता है, तो इस बात की संभावना अभी मेरी समझ में ना के बराबर है कि कोई दलित मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि दलितों के नेता तमाम हैं। दलितों के नाम पर मैं आपको तमाम नाम गिनवा सकता हूं, कौशल किशोर का नाम है, हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत का नाम है, अशोक रावत का नाम है, तमाम दलितों के नेता हैं, वो ऑप्शन हो सकते हैं। ये एक इक्वेशन हो सकती है। आप ये बताइए कि अगर मान लो योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को हटाकर मान लीजिए किसी पिछड़े को बनाते हैं, तो फायदे में रहेगी बीजेपी की योगी आदित्यनाथ नुकसान करेंगे, योगी आदित्यनाथ के जाने से नुकसान हो जाएगा ज्यादा? नहीं, देखिए फायदा कम नुकसान ज्यादा है, क्योंकि योगी योगी के आदित्यनाथ जाने से नुकसान भाजपा का ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि 27 क्योंकि में लोग ये सत्ता कह रहे हैं भाई ठाकुर बिरादरी 6-7-8% ही है, तो फिर इनके जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ेगा? नहीं, बात परसेंट की नहीं है। और योगी के साथ सिर्फ ठाकुर नहीं जुड़ा। देखिए बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के साथ सवर्णों का बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं बहुत संतुष्ट है। योगी आदित्यनाथ से संतुष्ट उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है, लेकिन हाँ ये बात मैं आपकी मानता हूं कि एक टैगिंग हो गई है, वो टैगिंग ठाकुर वोटर्स को लेकर हुई है। लेकिन अगर योगी आदित्य, पहली बात भरत जी, योगी आदित्यनाथ को हटाने में छींके आ जाएंगी, छींके आ जाएंगी, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप योगी आदित्यनाथ के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे तो योगी आदित्यनाथ चुपचाप बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, वो भी पूरी पोल पट्टी खोलेंगे, वो भी ये बात रखेंगे कि किस सीट पर किस वजह से हार हुई, किस नेता की वजह से हार हुई। ही इज अ चीफ मिनिस्टर, उनके पास एक एक जिले की रिपोर्ट है, एलआईयू रिपोर्ट उनके पास है कि कहां कौन कौन सी दिक्कत आई, किसने चुनाव लड़ाया, किसने चुनाव नहीं लड़ाया, किस नेता ने गड़बड़ किया। तो योगी आदित्यनाथ वो बात भी तो रखेंगे कि अगर जिम्मेदारी मेरी है, भाई मैंने तो गोरखपुर जिता दिया, मैंने तो गोरखपुर में मेहनत की, मैंने गोरखपुर की सीट जिता दी, लेकिन आपने जिन सीटों पर मेहनत की वहां पर क्या हुआ। और एक बात और है भरत जी, अगर योगी आदित्यनाथ की कुछ सीटों पर सुनी गई होती, उनके प्रत्याशी होते, तो समीकरण दूसरे होते, ये एक फैक्ट है उत्तर प्रदेश का, लेकिन नहीं चली, नहीं सुनी गई। तो योगी आदित्य, अगर आप ये सोचिए कि योगी आदित्यनाथ त्रिवेंद्र सिंह रावत है, योगी आदित्यनाथ तीरथ सिंह रावत है, योगी आदित्यनाथ मनोहर लाल खट्टर है, तो ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ खामोशी से कोई इस्तीफा नहीं देने वाले कि आप कह देंगे इस्तीफा दे दीजिए तो वो दे देंगे। योगी आदित्यनाथ के सामने अगर ऐसी स्थिति आएगी तो वो आर पार की जंग लड़ने वाले नेताओं में से हैं, और वो पूरी बात रखेंगे। वो ये पूछेंगे कि रायबरेली में क्या हुआ, वो पूछेंगे कि जौनपुर में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, आपके बलिया में क्या हुआ, ये तमाम सवाल तो पूछे जाएंगे। आप याद करिए, योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को क्या इस अलायंस में आने के बाद मंत्री बनाना चाहते थे? क्या वो दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाना चाहते थे? ये बात उत्तर प्रदेश को जो लोग थोड़ा बहुत समझते कि हवा हवाई बात नहीं है,
कि अयोध्या हार गए तो अयोध्या में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया उनका बहिष्कार करो, तमाम ऐसे लोग लिख रहे हैं। अगर हाँ राजनीति की थोड़ी थोड़ी बहुत भी समझ किसी को है तो वो ये समझेगा कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम कैसे घूमा है, कैसे परिस्थितियां बदली हैं और कैसे हाँ योगी आदित्यनाथ की मर्जी के खिलाफ कई फैसले ऊपर से थोपे गए हैं, कई फैसले थोपे गए हैं। जैसे आज ही मयंक जी से चर्चा हो रही तो उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ के तेवर पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा तीखे हैं, वो अधिकारियों से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिले जिले का दौरा किया, 150 से ज्यादा रैलियां कर दी हैं उत्तर प्रदेश में, एक एक अधिकारी से रिपोर्ट ली है। तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट यह है कि अधिकारी सुनते नहीं है। बिजली कटौती से पिछले 1 महीने से पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा था, पूरा उत्तर प्रदेश। लेकिन अब देखिए, अब फिर से एक बार कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, तेजी शुरू हुई है। लेकिन जहां तक बात संगठन की है, जहां तक बात चुनाव में हार जीत की जिम्मेदारियों की है, तो ये उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा या उत्तराखंड जैसा कोई राज्य नहीं है जहां एक चीज और कही जा रही है कि लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे। जिस दिन वोट हो रहा था, छठा चरण था मे बी शायद, जिस दिन वोट हो रहा था उसी वोटिंग के दौरान ही दोपहर के समय लालजी वर्मा के घर पुलिस पहुंच गई। पुलिस पहुंच गई, बोले कि नजरबंद कर रहे हैं, नजरबंद कर रहे हैं, नजरबंद कर रहे हैं, हल्ला उड़ गया, नजरबंद कर रहे हैं। बोले क्यों पुलिस पहुंच गई? बोले कि जीतने ना पाए इसलिए पुलिस पहुंच गई। ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो गई, वीडियो वायरल हो गए, सब हो गए। बाद में मेरी बात हो रही थी वहां पर, तो लोगों ने ये बताया कि भैया अगर ये हल्ला ना उड़ता कि पुलिस लालजी वर्मा के घर पहुंच गई है और उनको जो है नजरबंद कर लिया गया है, बताओ चुनाव लड़ रहे बेचारे, उनको नजरबंद कर लिया, बताओ ऐसी ऐसी चीजें कर ली, तो उनका जीतना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन कुर्मी वोटर के अंदर ये संदेश बहुत बड़ा गया और वहां इंडिया गठबंधन के वोटर के भीतर और बड़ा संदेश गया कि बताओ ऐसी तानाशाही, जिस दिन वोटिंग हो रही नजरबंद कर लियो, ऐसा कैसे चलेगा गुरु, हम तो देंगे वोट। तो मारे जिद के लोगों ने जिता दिया, ये हुआ। सहमत है क्या आप इससे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है, और एक जो दूसरा पक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से हार गए, तो वो इसका हवाला दे रहा है कि पुलिस अपने आप तो पहुंची नहीं होगी, किसी ने कहा होगा कि जाओ वहां और जाओ, माहौल बन जाएगा जाने से। जाहिर सी बात है। देखिए भरत जी, इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 10 कुर्मी प्रत्याशी चुनाव लड़ाए, उनमें से 8 जीतकर सांसद बन गए, 8 सांसद बन गए जीतकर, पहला। दूसरा, लालजी वर्मा बड़े कद्दावर नेता है, बसपा के जमाने के नेता हैं, बसपा में मंत्री रहे, मायावती के राइट हैंड कहे जाते थे, सियासत को समझते हैं बहुत बारीकी से। उनके घर पर अगर पुलिस पहुंची, ऐसा नहीं कि लालजी वर्मा के संबंध उत्तर प्रदेश में ऊपर सरकारों में नहीं है, मंत्रियों से नहीं है या पुलिस विभाग में नहीं है। लालजी वर्मा ठीक ठाक कद वाले नेता रहे हैं, वित्त मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, मुझे आज भी याद है। तो अब लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से चुनाव, जिस दिन उनके नाम का ऐलान हुआ उसी दिन लोगों ने कहा कि रितेश पांडे चुनाव हार गए। अंबेडकर नगर में खूब मेहनत हुई, अंबेडकर नगर में भी अमित शाह ने रैली की, अंबेडकर नगर में भी रैली की, खूब। रितेश पांडे तो वही है ना जिनके पिता पांडे जी जो है सपा से बगावत करके राज्यसभा वोटिंग के दौरान भाग गए थे। बिल्कुल, वही है ना? राकेश पांडे अंबेडकर हाँ। नगर के जलालपुर से विधायक। हाँ। तो ये उनके बेटे हैं। खूब मेहनत की गई, खूब मेहनत की गई, जोर लगाया गया। लेकिन लालजी वर्मा ने, देखिए लालजी वर्मा बड़े, मैं कह रहा हूँ ना, मंझे हुए नेता हैं। और जाहिर सी बात है, लालजी वर्मा के घर पर जो पुलिस पहुंची उसका मैसेज गलत गया। कोई वजह नहीं थी, ऐसी कोई वजह नहीं थी कि पुलिस उनके घर पर बोले 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, पकड़ा गया था चौराहे पर। इसमें एक चीज कहूंगा कि नंदकिशोर गुर्जर हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने आज ये बयान भी दिया है कि प्लानिंग के तहत समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता लालजी वर्मा के घर वोटिंग के रोज पुलिस भेजे गए ताकि कुर्मी वोटर नाराज हो सके। किसने बोला? नंदकिशोर गुर्जर बहुत फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के गाजियाबाद के। मोहर लग गई, लियो चंद्रकांत जी, मोहर लग गई। हम तो कह रहे थे, आज हमारी बात हुई वहां लोगों से, तो लोगों ने ये बात बताई कि पुलिस भेजना ही उल्टा पड़ गया। पुलिस, उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जबकि वहां कुछ मिला नहीं उनके यहाँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी में क्षत्रियों को जानबूझकर उकसाया गया, ये यूपी में भीतर घात किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के गढ़ में व्यापारियों को मुचलका लगाकर बंद किया गया। ये भी वोट ना देने का एक भीतरघात उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर सवाल खड़ा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के जरिए प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। मेरे पास, उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी कही है लास्ट में,
मेरे पास एक बड़े नेता की, राकेश टिकैत के साथ की गई प्लानिंग की रिकॉर्डिंग भी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं सुना दूंगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में आज ऐसा कहा है। तो यानी आप ये सोच सकते हैं कि भीतरघात जो है या जो भी चीजें हैं वो किस पे आरोप लगा रहे हैं इन बयानों से। लेकिन एक चीज साफ है कि अब जो चीजें हो रही थी कि बीजेपी में कोई बोलेगा नहीं, अगर ये चीजें हुई हैं, हार हुई है, तो बड़े नेता जो फायर ब्रांड नेता वो खुल के बोल रहे हैं। और उसमें से नंद किशोर गुर्जर हैं, उन्होंने खुल के ये चीजें कही हैं। चाहे लालजी वर्मा का मामला हो, चाहे ठाकुर बिरादरी का मामला हो, चाहे व्यापारियों पर मुचलका लगाने का मामला हो, या अधिकारियों के तहत प्लानिंग के जरिए घटनाओं को अंजाम देने का मामला हो, ये उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं खुल के इंटरव्यू में।